अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन स्विंगर। वीडियो होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जावेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्विंगर का मकसद है कि आपके लिए लेकर आए क्रिकेट से जुड़ी हर खबर को। आज भी कुछ ऐसी ही खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड में किस तरह की हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या सिनेरियोज चल रहे हैं। बिल्कुल, आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं कौन से खिलाड़ी ने वसीम अकरम को दी जान से मारने की धमकी। आईसीसी ने नई वनडे और टेस्ट खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बयान। पाकिस्तान कप विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कल से। जमान खान इंग्लिश काउंटी में शिरकत के लिए बरतानिया रवाना। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए स्कॉटलैंड टीम का ऐलान। जी तो नाज़रीन, शो के आगाज़ में आपको बताएंगे क्रिकेट हिस्ट्री से एक काफ़ी दिलचस्प और सनसनीखेज स्टोरी। जब वसीम अकरम और सर विवियन रिचर्ड का आमना सामना हुआ तो वसीम अकरम उनको लगातार डॉट बॉल करवा रहे थे और उनके पास जाकर उनको कुछ कहते थे, जिस पर जो है सर विवियन रिचर्ड काफ़ी सीख पा हुए। उन्होंने कहा कि वसीम, आई विल किल यू। और मज़े की बात यह है कि नाज़रीन, मैच के अख्ताम पर सर विवियन रिचर्ड जो है वसीम अकरम के ड्रेसिंग रूम पहुँच के वहाँ पर क्या मामला हुए, इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। 1988 की रिकॉर्ड बुक से आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक नौजवान फास्ट बॉलर ने जज्बात की लौ में बहकर हरीफ बैटर पर जुमला कस दिया। इसके जवाब में उसे ड्रेसिंग रूम के बाहर जिन लम्हात से गुजरना पड़ा वो शायद उस लिविंग लेजेंड की जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात थे। पाकिस्तानी शाहीन इमरान खान की क़यादत में वेस्ट इंडीज के दौरे पर थे। दुनिया के सबसे खतरनाक ग्राउंड्स में इन्हें 5 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस खेलना थे। वेस्ट इंडीज ने कई साल अपनी होम ग्राउंड पर शिकस्त नहीं खाई थी। वो 15 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे थे। वेस्ट इंडियंस की एक पूरी जनरेशन को ये नहीं मालूम था कि शिकस्त क्या होती है। इमरान खान की टीम को भी मालूम था कि वो दुनिया के मजबूत तरीन हरीफ के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। इमरान खान को उस वक्त मुल्क के सदर ने रिटायरमेंट वापस लेने पर रजामंद किया था। जावेद मियांदाद भी वेस्ट इंडियन सरजमीन पर रन्स बनाने के लिए बेकरार थे। टीम में मुदस्सिर नजर, शोएब मोहम्मद और सलीम यूसुफ जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी शामिल थे। टूर के 5 वनडे मैचों में वेस्ट इंडियंस शाहीनों के पर काट चुके थे। उन्हें 5-0 से शिकस्त हो चुकी थी। बोझल कदमों के साथ टेस्ट सीरीज का आगाज करना आसान काम नहीं था, मगर इमरान खान की क़यादत पर सबको मुकम्मल एतमाद था। वेस्ट इंडीज की क़यादत गोल्डन ग्रीनिच कर रहे थे क्योंकि उनका कप्तान और सबसे खतरनाक बैटर इंजरी का शिकार था। इमरान खान पहले टेस्ट की पहली इनिंग में अपनी तबाहकुन बॉलिंग से वेस्ट इंडियन बैटर्स को बता चुका था कि उसमें लड़ाई अभी बाकी है। मैच में 11 विकेटें हासिल करके इमरान खान ने पाकिस्तान को पहला टेस्ट जितवा दिया। मियांदाद ने शानदार सेंचुरी बनाई। रिकॉर्ड टूट चुका था। वेस्ट इंडियंस बौखलाहट का शिकार हो चुके थे। पाकिस्तानी शाहीनों ने वो कर दिखाया था जो गुज़िश्ता 1.5 दहाई में दुनिया की कोई टीम नहीं कर पाई थी। वेस्ट इंडियंस के पास कोई चारा बाकी नहीं बचा था। वो जानते थे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। इमरान खान की बॉलिंग का मुकाबला एक ही आदमी कर सकता था, इसीलिए उन्हें मजबूरन वेस्ट इंडियन क्रिकेट के गॉडफादर सर विवियन रिचर्ड्स को तलब करना पड़ गया। उन्हें सीरीज के बाकी मैचों में टीम की क़यादत वापस सौंप दी गई थी। वेस्ट इंडियन कप्तान ने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में कभी हेलमेट नहीं पहना था। दुनिया के तेज तरीन और खतरनाक बॉलर्स के खिलाफ भी नहीं। क्रिकेट के मैदान में कदम रखते हुए वो शायद खौफ को निगल गए थे। उन्होंने अपनी शख्सियत से ऐसा तासुर कायम कर लिया था कि उनके हरीफ खेल के दौरान जुमले कसने से गुरेज करते थे। सीरीज के दौरान भी ऑन ग्राउंड ऐसे ही कुछ वाकयात सामने आए जिनमें मियांदाद वेस्ट इंडियन बॉलर्स को उनके सीने पर गेंद मारने के लिए उकसाते रहे। इसी टेस्ट सीरीज में एक वक्त ऐसा भी आया कि एक अकेले वेस्ट इंडियन ने खौफनाक अंदाज में बल्ला दिखाकर पूरी पाकिस्तानी टीम को हिरासा कर दिया था। मियांदाद की सेंचुरी और टेल एंडर्स की बहादुरी से पाकिस्तान किसी तरह दूसरा टेस्ट ड्रॉ करने में कामयाब हो गया। सीरीज के आखिरी मैच तक दोनों टीमों के दरमियान बेशतर गर्म सर्द लम्हात गुजर चुके थे। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले के बारूद को जीत की चिंगारी चाहिए थी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 309 रन्स बनाए, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज 306 रन्स बना पाई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 262 रन्स बनाए और वेस्ट इंडीज को 266 रन्स का टारगेट दिया। मैच खत्म होने में अभी 1.5 दिन बाकी था। ऐसे में बगैर हेलमेट के पुरएतमाद अंदाज में वेस्ट इंडियन कप्तान चलता हुआ आ रहा था। क्राउड दीवाना हुआ जाता था। सीरीज में पाकिस्तान की 1-0 से बरतरी कायम थी। इसे यकीनी फतह में तब्दील करने के लिए कप्तान इमरान खान ने नौजवान लेफ्ट आर्मर वसीम अकरम को गेंद थमाया और खास हिदायत की कि विवियन
रिचर्ड्स को उकसाए, क्योंकि वो जानते थे कि उसे आउट करने के बाद पाकिस्तान मैच आसानी से जीत जाएगा। उस वक्त सिर्फ 22 साल का वो नौजवान इमरान खान और मियां दाद जैसे तजुर्बाकार और माहिर खिलाड़ियों के जेरे तरबियत था। वो सीरीज में कुछ ज्यादा नहीं कर पाया था, मगर उस वक्त रिचर्ड्स को तंग करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका था। वो सीरीज के 2 मैचों में 2 मरतबा वसीम अकरम के हाथों आउट हुआ और पाकिस्तानी लेफ्ट आर्मर को रीड करना उसके लिए निहायत मुश्किल हो रहा था। वेस्ट इंडीज 4 विकेटें गंवा चुका था। वसीम अकरम के एक बाउंसर से बचते हुए विविन रिचर्ड्स की कैप जमीन पर जा गिरी थी। वेस्ट इंडियंस के लिए वो एक जज्बाती मरहला था। उनके कप्तान की टेस्ट कैप जमीन बोस हो चुकी थी। नौजवान फास्ट बॉलर ने जज्बात की लौ में बहते हुए करीब जाकर विविन रिचर्ड्स से कहा, गो होम ओल्ड मैन, गो बैक टू पवेलियन। किसी नौजवान की तरफ से इतनी जुर्रत का मुजाहिरा नाकाबिले यकीन था। उसने जवाब में वसीम अकरम को घूरा और कहा, I'll see you outside। चंद लम्हात बाद एक और बाउंसर और कैप जमीन पर और फिर से तल्ख जुमलों का तबादला। विव रिचर्ड्स गुस्से में बड़बड़ा रहा था। वसीम अकरम ने कप्तान से मशवरा किया और इमरान खान ने कहा, तुम इसे डराते रहो। उस दिन खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान की टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत थी। ड्रेसिंग रूम का माहौल खुशगवार मालूम हो रहा था। इतने में कोई ड्रेसिंग रूम में आया और चिल्लाया, वसीम अकरम कम आउटसाइड। वसीम अकरम पजल हुआ और बाहर गया। बाहर शायद इरादा कत्ल के साथ विविन रिचर्ड्स हाथ में बल्ला थामे खड़ा था। उसने कमीज भी नहीं पहनी हुई थी। वो शायद लड़ने की तैयारी से आया था। उस वक्त मीडिया बासानी दस्तयाब नहीं था। अगर बात बढ़ जाती तो वहाँ बीच बचाव कराने वाला भी कोई नहीं था। नौजवान फास्ट बॉलर घबराया और वापस कप्तान के पास गया और किस्सा बयान किया। कप्तान की कज अदाई जिसने कहा, ये तुम्हारी जंग है और तुम्ही को लड़ना होगी। साबिक लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का कहना है, उस वक्त मेरे कदम इतने भारी हो गए थे कि उठाए नहीं उठते थे। जैसे तैसे करके वो वेस्ट इंडियन कप्तान के करीब पहुंचे और कहा, आई एम सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो गुस्से में लंबे लंबे सांस भरते हुए बोला, यू बेटर नॉट और आई विल किल यू। वसीम अकरम ने अगले दिन रिचर्ड्स को आउट किया और पाकिस्तान के लिए जीत की राह बनाई। मगर मैच के आखिरी लम्हात में जेफ डूजॉन और विंस्टन बेंजामिन ने वेस्ट इंडीज को फतह से हमकिनार कर दिया। उस पूरे दिन वसीम अकरम मुकम्मल खामोश रहे और शायद जो रिचर्ड्स ने कहा उसे भूलने की कोशिश भी करते रहे। आज इस कहानी को याद करें तो मिजाज मुस्कुराहट से भर जाता है, मगर उस वक्त उस नौजवान पर क्या बीती, ये उसी की जुबानी सुनकर इस कहानी का लुत्फ और भी दोबाला हो जाता है। जी, तो ये थी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे। आईसीसी की जानिब से नई रैंकिंग जो है वो जारी कर दी गई है। अगर हम बात करें वनडे और टेस्ट रैंकिंग में खिलाड़ियों की अपग्रेडेशन हुई है और डिग्रेडेशन हुई है। अगर मैं बात करूं वनडे की बैटिंग रैंकिंग में कौमी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन जो है वो बरकरार है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे से बाबर आजम फर्स्ट नंबर पर जो है वो मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो है वो जनूबी अफ्रीका के वेन डेविसन जो है वो मौजूद हैं और पाकिस्तान के फ़खर जमान जो है वो 3rd नंबर पर मौजूद है। सो टॉप 3 में पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स हैं। सो ये बहुत प्राउड मोमेंट है और अगर देखा जाए तो बहुत मेहनत किया। और अगर हम 4th नंबर की बात करें तो इमामुल हक जो है वो 4th नंबर पर मौजूद हैं। सो आईसीसी की रैंकिंग में पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है और ये एक गुड न्यूज़ है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इमामुल हक जो है वो 4थे नंबर पे है। अगर बॉलर्स की रैंकिंग की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड जो है वो पहली पोजीशन पर मौजूद हैं और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का एक दर्जा तरक्की हुई है और वो उसके बाद 10वें नंबर पे आ गए। ये एक गुड न्यूज़ है। अगर हम ऑलराउंडर्स की रैंकिंग की बात करें तो बांग्लादेश के शकीबुल हसन पहली पोजीशन पर मौजूद है और शकीबुल हसन की भी अगर बात करें तो इन्होंने भी बहुत कंसिस्टेंसी जो है वो रखी हुई है और टेस्ट में बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लिबशन की जो है वो पहली पोजीशन है। सो ओवरऑल ये बहुत बेहतरीन रैंकिंग्स हैं और कंसिस्टेंसी जो देखने में आ रही है वो अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें शकीबुल हसन वो बहुत अरसे से हैं और अगर ओडीआई की रैंकिंग की बात करें बाबर आजम बहुत अरसे से टॉप 1 पे है। सो ये इमरान मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर प्लेयर के लिए। जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके लिए अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी रखें और कोशिश करें कि अपनी जगह किसी और को ना दें। जी सबा, अगर इस वक्त बात की जाए आईसीसी रैंकिंग की तो टॉप 5 में वनडे में स्पेशली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के 3 मायानाज बैट्समैन जो हैं वो इस रैंकिंग में। और अगर इमामुल हक न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आखिरी सीरीज़ के 2 मैच भी खेलते तो शायद वो पोजीशन मजीद बेहतर करने में कामयाब होते। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग के अंदर जो है शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 के अंदर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद जो है अपनी पोजीशन को मजीद बेहतर करेंगे। और यहाँ पर देखी जाए अगर टीम की बात की जाए तो जैसा कि हमने पिछले शो में आपको बताया था कि पाकिस्तान की टीम भी जो है वनडे में दूसरे नंबर पर, लेकिन ऑलराउंडर्स के अंदर जो है शादाब खान ही हैं जो टॉप 10 के अंदर शामिल हैं। लेकिन शाकिबुल हसन जो है शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद जो है अपनी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर विराजमान है। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जो है ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में भी जो है अपनी पोजीशन को बेहतर करेंगे। बिल्कुल। और अगर बात करें प्रोग्राम में मजीद तो एशिया कप के हवाले से इमरान कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश की टीम ने जो है वो कुछ डिनाई किया है। सो क्या खबर सामने आई है इमरान? जी सबा, एशिया कप की अगर बात की जाए तो हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि हम
अपने मैचेस जो है यूएई में करवाएं, तो बांग्लादेश ने भी जो है इस बात के जो है मुखालफत की। उन्होंने कहा है कि अगर यूएई के अंदर मैचेस होंगे और वनडे मैचेस एशिया कप में, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश किसी हद तक बात सही भी करेगा कि यूएई के अंदर वनडे मैचेस होंगे एशिया कप के, तो वहाँ मौसम काफ़ी गर्म है और जहाँ पर इतने लॉन्ग फॉर्मेट के ऊपर खेलना जो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बांग्लादेश को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने यूएई के अलावा जो है बाकी कंट्रीज़ को भी जो है इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम कोशिश करें कि हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान से अगर बाहर मैच करवाने हैं तो उनको इंग्लैंड में भी करवाया जा सकता है, या श्रीलंका की भी बात हो रही है। इसके अलावा भी बांग्लादेश ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि एशिया कप जो है एक ही जगह पर जो है वो हो तमाम मैचेस। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश सभा ये चाहता है यहाँ अगर पाकिस्तान के अंदर एक भी मैच ना हो। लेकिन इस बात की अगर मैं तस्दीक कर देता हूँ नाज़रीन कि नजम सेठी ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि एशिया कप जो है न्यूट्रल वेन्यू पे होगा ज़रूर, लेकिन उसके कुछ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में भी होंगे। और बांग्लादेश अगर यूएई की बात करें तो अभी इस बात के ऊपर जो है हतमी फैसला सामने नहीं आया कि एशिया कप को पाकिस्तान के अलावा किस कंट्री में करवाना है, तो हो सकता है इस बात के ऊपर भी सभा बातचीत चल रही हो। बिल्कुल, नजम सेठी जो है वो अपने वर्डिक्ट पे बिल्कुल ज़्यादा पुरुमीद है और यही कोशिश में है कि पाकिस्तान में जो है वो एशिया कप कुछ मैचेस खेले जाएं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नजम सेठी ने पाकिस्तान और भारत की टेस्ट सीरीज़ के हवाले से भी जो है वो बात किया और उनके कहना था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जो है वो ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया है और उनकी कोशिश है कि पाक भारत की टेस्ट सीरीज़ जो है वो करवाई जाए, जिसमें क्रिकेटर फैंस जो हैं, जो इंडिया के फैंस हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, वो दोनों टीम्स को खेलता हुआ देख सके। लेकिन उनके वेन्यूज जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होंगे जहां से ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि यहाँ पर ये हो सकता है और इस पर जो है वो खेला जा सकता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि भारत के टेस्ट सीरीज़ के लिए जो है वो दुबई उनका ये कहना है कि सस्ता पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि दुबई में वही कंडीशंस आ जाती हैं, गर्मी होती है, सो प्लेयर्स ज़्यादा जो है वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं खेलने के लिए। जी सवाल, लेकिन अगर बात कीजिए नजम सेठी की तो उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को जो टेस्ट सीरीज़ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इसको ऑस्ट्रेलिया में रखें। अगर वर्ल्ड कप की बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के अंदर 90,000 से ज़्यादा लोगों ने जो इस मैच को लाइव देखा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि टेस्ट मैच को जो है ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में करवाएं। अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान की अगर ये सीरीज़ होती है तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 2013 में सीरीज़ हुई थी जो पाकिस्तान ने अपने नाम की थी। उसके बाद अब देखते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ में इंडिया, क्योंकि इंडिया पहले जो है इस सीरीज़ से इनकार कर चुका है, लेकिन एशिया का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ ये टेस्ट सीरीज़ की भी बात चल रही है और उम्मीद लगता है कि सबा के ये मामला जो है बहुत जल्द तय हो जाएंगे, क्योंकि अब आईसीसी का भी जो है हक बनता है कि इन मामलों में इन्वॉल्व हो और इन मसलों को जो है सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल, तो हम काफ़ी मेंस क्रिकेट के बारे में बातचीत करें, लेकिन अब हम बात करेंगे वुमेन क्रिकेट के हवाले से। और गुड न्यूज़ है कि वुमेन क्रिकेट का डोमेस्टिक सीजन जो है वो शुरू हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि बहुत एक्साइटिंग मैचेस जो हैं जो कल से कराची में स्टार्ट होने वाले हैं। 19 मई से जो है वो डोमेस्टिक सीजन का आगाज़ होगा। पाकिस्तान कप जो है वो खेला जाएगा, जबकि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कप 13 मैचेस पर मुश्तमिल होगा जो कि 2 मरहलों में खेला जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो 4 टीमें राउंड जो है वो खेलें, 4 रॉबिन लीग्स जो है वो खेलेंगी, जबकि हर टीम की जो है वो कप्तान अलग अलग होगी और अपनी अपनी टीम को जो है वो भरपूर तरीके से लीड भी करेगी। जबकि मैं आपको बता दूं कि 3 टीमें वनडे मैचेस में मद्दे मुकाबिल होंगी और इवेंट का फाइनल जो है वो 4 जून को खेला जाएगा। बहुत एक्साइटिंग मैचेस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो टूर्नामेंट में शरीक स्ट्राइकर्स टीम की क़यादत जो है वो फातिमा सना करेंगी। फातिमा सना के पास नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे उन्हें कैप्टनसी का जो है वो एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि लॉस्टर्स की कप्तानी मुनीबा अली करेंगी, जबकि चैलेंजर्स की टीम की क़यादत जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर सादिया इकबाल करेंगे। सो यहाँ पे बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि किस तरह से टीम को लीड करना है। ये भी लर्निंग जो है वो हो जाएगी डोमेस्टिक लेवल पे और उसके बाद ही ज़ाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीड करता है इंसान, तो एक्सपीरियंस आ जाएगा तो नेशनल लेवल पे भी जो है वो कर सकेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि डायनामाइट्स की टीम की जो है वो क़यादत से ड्रामीन कर रही हैं, जबकि 4 टीमों के दरमियान 6 T20 मैचेस जो हैं 19 से 21 मई तक खेले जाएंगे और 23 मई से ब्लास्टर्स, चैलेंजर्स और डायनामाइट्स की टीमें जो हैं वो 50 ओवर्स पर मुश्तमिल वनडे टूर्नामेंट में मद्दे मुकाबिल होंगे। सो बहुत एक्साइटिंग डोमेस्टिक सीजन जो है वो वुमेन के लिए ऑर्गेनाइज हो गया और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम मेन क्रिकेट पे तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो वुमेन का डोमेस्टिक होना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। जी सबा, देखा जाए तो पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर भी जो है अब काफ़ी काम किया जा रहा है और काफ़ी गौर किया जा रहा है। और डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के अंदर, और अगर पाकिस्तान ए की बात की जाए टीम की और अंडर 19 की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से जो है वो इतना शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश का टूर हो या जिम्बाब्वे का या न्यूजीलैंड का
जिनका कौमी टीम के साथ पाकिस्तान में सीरीज हो, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद ही जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है प्लेयर्स के अंदर। अब विमेंस के अंदर भी अगर इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो वुमेंस को भी जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने आप को इम्प्रूव करने की। और देखा जाए तो पाकिस्तान की वुमेंस ने जो है काफ़ी अच्छी हद तक जो है वो परफॉर्म भी किया और इम्प्रूव भी किया। और अगर स्पेशली अगर मुनीब अली की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली ऐसी खतून है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर भी की है। तो इसी तरह के डोमेस्टिक गेम्स जब होंगे तो पाकिस्तान की वुमेंस के अंदर भी जो है वो बेहतरी आएगी। जी, तो प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर ब्लूबर्ड विस्परिंग टुडे। जी, तो हमारी ब्लू बर्ड आज हमारे पास लेके आई है कप्तान बाबर आजम की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, और ट्वीट में उन्होंने अपनी पिक्चर्स शेयर की है जिसमें वो उनका जिम सेशन जो है वो कंटिन्यू है। और मेरे ख्याल से एक क्रिकेटर की फेवरेट हॉबी है कि वो एक्सरसाइज जो है वो अपनी कंटिन्यू रखें और अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखें। और फिट रहना एक क्रिकेटर के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सबा, अगर बाबर आजम की बात की जाए, यहाँ तो वो प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ वो जिम करते हैं, और अगर फ्री टाइम हो तो देखा जाए तो बाबर आजम की कामयाबियों का राज भी यही कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर फिट रखते हैं और अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं। और अक्सर बाबर आजम को फ्री टाइम में यही देखा गया, यहाँ तो वो जिम में होते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए ग्राउंड में। बिल्कुल। नेक्स्ट ट्वीट ब्लूबर्ड हमारे पास ले गई है मोहम्मद हफीज़ की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, जिसमें मोहम्मद हफीज़ ने अपनी एक्टिविटी शेयर की है और उन्होंने बताया है कि वो क्या आजकल जो है वो कर रहे हैं गोल्फिंग टूर इन एनाटालिया तुर्की, और तुर्की में जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो ब्लूबर्ड हमारे पास लेकर आई है मोहम्मद आमिर की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, और मोहम्मद आमिर ने जो है वो वीडियो भी शेयर किया और मेंशन किया ट्राइंग टू स्विंग द बॉल, और उन्होंने वीडियो शेयर किया। शो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी शाहीन जो कि पाकिस्तान की ए टीम है इस वक्त जिम्बाब्वे के दौरे पे है। अगर टेस्ट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर वनडे सीरीज़ की बात की जाए तो पहले ही वनडे में जो है जिम्बाब्वे ए की टीम ने पाकिस्तान को जो है 24 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी कप्तान ने जो है टॉस जीतकर उनको पहले बैटिंग करने की दावत दी और जिम्बाब्वे की टीम जो है 45.3 ओवर में 234 रन बनाने में कामयाब हुई। और नाज़रीन यहाँ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया और जिम्बाब्वे की जल्द अज जल्द जो है ओपनर्स विकेट गिर गई, लेकिन बाद में एक अच्छी पार्टनरशिप के बायस जो है वो 234 रन बनाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से आमिर जमाल ने जो है काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मीर हमजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और शाहनवाज दानी 2 और मेहरान मुमताज़ जो है 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी शाहीन जो है 47 ओवर में सिर्फ 210 रन बनाने में कामयाब हुए और पूरी टीम को जो है पवेलियन लौटना पड़ा। मुबस्सर खान 49, हसीबुल्लाह 45 और कामरान गुलाम जो है 42 रन बनाकर जो है पाकिस्तान की जानिब से नुमाया रहे, लेकिन पहले मैच में पाकिस्तान को जो है 24 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह जो है जिम्बाब्वे ए की टीम जो है सीरीज में 1-0 की बढ़तरी जो है उसे मिल चुकी है। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे और आपको बता दें कि इमरान भट्ट ने मैच के बाद जो है वो डिस्कशन की और उनका ये कहना था कि इब्तदाई ओवर्स में जो है वो फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा खेला था, लेकिन ओपनिंग टीम की जानिब से बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप हो गई थी। 234 उनने कर लिया था जिसके बायस जो है वो मैच नहीं जीत सके, लेकिन पिच का रवैया अगर देखें तो बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ है और ये इस दौरे के लिए वेकअप कॉल थी, क्योंकि फर्स्ट लॉस थी इस दौरे की, इस विजिट की। सो यही कोशिश रहेगी कि इसमें जो हार हुई है यहाँ से सीखें और नेक्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करें। मजीद उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। The way our fast bowlers bowled, especially in the first session, पहले 15-20 ओवर्स के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस थी फास्ट बॉलर्स की वो एक्सेप्शनल थी। We took 5 wickets at the score of 60 और then they had a partnership और मिडल के ओवर्स थे, बीच में हमने स्पिनर्स को यूटिलाइज़ किया एंड देन दे हैड वन गुड पार्टनरशिप जिसकी वजह से दे वेंट ऑन टू स्कोर 235। अगर आप दूसरी इनिंग भी देखें तो जो पहले 3 आउट थे वो उनके सीमर्स ने ही किए थे और जो मिडल के ओवर्स में जो स्पिनर्स ने आउट किए हैं वो पिच का बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं था। वी कुड से कि वी जस्ट थ्रू इट अवे और विकेट बिल्कुल डिफरेंट नहीं हुआ था। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर अस और इसको हम एक पॉजिटिव उसमें लेंगे और आई होप इट विल गिव अस अ वेकअप कॉल। जी तो नाज़रीन आपने इमरान भट्ट की बातें सुनी और पहला मैच हारने के बाद जो है उन्होंने कहा ये एक वेकअप कॉल है, हम पूरी कोशिश करेंगे सीरीज़ में वापसी के लिए जो है मज़ीद बेहतरी लाएँ अपनी क्रिकेट के अंदर। नाज़रीन शो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँ ज़मान खान जिनको डर्बी शहर के साथ उनका माहिदा हुआ था बरतानिया के लिए जो है वो रवाना हो गए, जहाँ पर वो T20 ब्लास्ट में जो है शिरकत करेंगे। और नाज़रीन यहाँ आपको बताता चलूँ कि ज़मान खान को शानदार परफॉर्मेंस जो कि उन्होंने PSL में की थी उसके बाद उनको कौमी टीम का भी हिस्सा बनाया गया और अब डर्बी शहर के साथ भी उनका माहिदा हो चुका है। और नाज़रीन
नाज़िम, सबसे अच्छी बात यह है कि डर्बी शायर के जो कोच हैं वो भी मिकी आर्थर हैं, पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर भी जो है मिकी आर्थर हैं, पाकिस्तान टीम के कोचिंग के फ़राइज़ भी जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं और ज़मान खान को उनके अंडर जो है काम करके जो है मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। और ज़मान खान नो डाउट के बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और बहुत जल्द जो है उन्होंने जो है अपनी बॉलिंग के ऊपर ग्रिप की है और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया है। बिल्कुल, ज़मान खान की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो परस्यू की हैं। वेलकम बैक, सो लेट्स हैव एन आई ऑन इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ से हम बात करेंगे स्कॉटलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड के लिए जो है वो अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दिया है, जबकि 18 जून से शुरू होने वाले क्वालिफायर के लिए जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया। अगर मैं स्क्वाड आपके साथ शेयर करूँ तो रिची ब्रिंगस्टन जो है वो कप्तान होंगे और मैथ्यू क्रॉस इसमें ऐड ऑन होंगे, एलिस्टायर होंगे, इसमें क्रिस ग्रीव्स होंगे, जैक जाविस होंगे, माइकल लेस्क होंगे, टॉमस होंगे और अगर बात की जाए क्रिस मैकब्राइड भी होंगे, ब्रेंडन भी हैं, इसमें जॉर्ज भी हैं और एड्रियन नील जो है वो भी इसमें जो है वो स्क्वाड में ऐड ऑन है, सफियान भी हैं और क्रिस सॉल भी हैं, हमजा ताहिर भी हैं, मार्क वॉट भी हैं। सो एक अच्छा 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है और मेरे ख्याल से अगर बात की जाए स्कॉटलैंड ने आईसीसी स्क्वाड का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बरकरार रखा है और देखा जाए तो काफ़ी से पुराने नाम ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि जिसने फरवरी में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लेग 2 जो है उसका टाइटल अपने नाम किया था, इन्हीं प्लेयर्स के साथ जो है उन्होंने खेला था। बहुत से नाम वही हैं, सो मेरे ख्याल से उन्हें परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी और उन्हीं को जो है उन्होंने कंटिन्यू रखने की कोशिश की है। सो वी आर वेरी होपफुल कि अभी जो परफॉर्मेंसेस आएंगी वो भी बहुत बेहतरीन होंगी इन्हीं प्लेयर्स के साथ। इमरान जी सबा, अगर देखा जाए तो बड़ी टीम्स के अलावा अगर इस तरह की टीम्स की भी बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया खुद को। और अगर स्कॉटलैंड की बात की जाए तो सिर्फ 2 खिलाड़ियों के तब्दीली हुई, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो उनकी वही पुरानी टीम है जो मैदान में उतरेगी। अब देखते हैं कि ये क्वालिफाई करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सख्त मुकाबला है। वेस्ट इंडीज़ जैसी बड़ी टीम भी जो है इस क्वालिफाई राउंड में शामिल है। अब देखते हैं कि स्कॉटलैंड के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। जी तो नाज़िम, शो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँ, जैसा कि हमने अपने पिछले शो में बताया था कि जेम्स एंडरसन जो है लंकाशायर की काउंटी चैंपियनशिप में इंजरी का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड टीम को एक बड़ा झटका लगा था। क्योंकि नाज़िम, इंग्लैंड टीम का जो है एशिज़ से पहले आयरलैंड के साथ एक टेस्ट मैच की सीरीज़ है, उसके बाद एशिज़ भी स्टार्ट होने वाली और एशिज़ में जो है जेम्स एंडरसन का ना होना इंग्लैंड टीम के लिए एक बड़ी ही बुरी चीज़ थी। लेकिन एंडरसन ने जो है एक इंटरव्यू में बताया है कि वो इंजरी जो है इतनी सीरियस नहीं थी। पूरी उम्मीद है कि एशिज़ से पहले मैं उसको रिकवर कर लूँगा और फिट हो जाऊँगा और मैदान में उतरूँगा। और जेम्स एंडरसन नो डाउट इंग्लैंड के एक बहुत ही अच्छे और शानदार बॉलर हैं। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, होपफुली आपको पसंद आई होगी। सो व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की क्रिकेट अपडेट्स के साथ दोबारा कल हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, सम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।